गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं हूं शेख परवेज हमीद और मेरे साथ हैं साहिल गुप्ता। गुड मॉर्निंग जी। और हम आपके सामने ये प्रेजेंटेशन लाए हैं कि आई वैली जो वर्धमान एस्टेट डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा में KP3 में, उसमें हम क्यों मजबूर हो रहे हैं NCLT में जाने के लिए। पर इस बात पे तफसील से रोशनी डालने के लिए साहिल गुप्ता जी हैं, जो हमारे जो कॉमन सवाल होते हैं उनके कुछ जवाब देंगे और उनके बारे में हमें और नॉलेज देंगे। तो साहिल जी, आप रहे हैं? हाँ जी, परवेज साहब बताइए। तो पहला तो सवाल यही आता है कि आखिरकार ये रास्ता NCLT का जो कानूनी रास्ता है, वकीलों वाला रास्ता है, ये क्यों आपको पसंद आ रहा है या हमें चुनना चाहिए? बात पता है क्या है, परवेज जी, जो इन्वेस्टमेंट हमने वर्तमान में लगाई, किसी भी इन्वेस्टर ने ये सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं लगाता कि मुझे उसके इन्वेस्टमेंट के बाद मुकदमा लड़ना हो बिल्डर के साथ। 2008 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 2008 से इसकी पहली बुकिंग शुरू हुई थी और आज 2021 में आकर 24 सितंबर 2021 में आज हम खड़े हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 12 साल निकल गए सर। 12 साल में 10 एकड़ का प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, पोजेशन नहीं दिया गया, चीजों को तैयार नहीं करा गया। और आज की डेट में 4 मीटिंग्स बिल्डर के साथ करने के बाद, जो कि हमारी 14 जुलाई, 7 अगस्त, आपकी 21 अगस्त और 11 सितंबर, इन 4 मीटिंग्स करने के बाद भी हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर ना आना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर। वी आर फोर्स्ड टू गो इनटू अ लीगल एक्शन। वी डोंट हैव अ चॉइस। आपने कहा पोजीशन नहीं मिला, कुछ लोगों को तो मिल चुका है ना पोजीशन। सर, उसे लीगल भाषा में वो पोजेशन नहीं है, वो एक कंडीशनल पोजेशन है। अगर आप रेरा की गाइडलाइंस देखें या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की गाइडलाइंस देखें, विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको बिल्डर पोजेशन लीगली ऑफर ही नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है कि फिट आउट के लिए 2018 में हम लोगों को वर्धमान ने अप्रोच करा। 2018 में हम लोगों ने इस कंडीशन पे कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लाएंगे, हम लोगों ने सारे इंटीरियर्स अपनी शॉप्स के करे। वहां पर एक फूड कोर्ट बनाया 10,000 स्क्वायर फीट में, कैंपस ईट्स के नाम से। और जुलाई 2018 में उनको काफी बारी बोला कि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाए। ना तो हमारे को रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई, ना तो हमारे को उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया, ना तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया। इवन दो हम लोगों ने 1,44,00,000 रुपए सिर्फ उस चीज को बनाने बनाने में लगाए, एडिशनली जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके अलावा। आज की डेट में 1.5 साल हमने वो चलाया। किस कंडीशन में चलाया आप मानेंगे नहीं परवेज जी। 1.5 साल के अंदर 6 महीने लाइट नहीं रही है वहां पे, जनरेटर पे चला है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय द बिल्डर। ओह, दैट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। यस, हम ये सोचते हैं कि बिल्डर को हम सपोर्ट करके आगे बढ़े, बट द प्रॉब्लम इज जब तक हमारे को OCCC नहीं आता तो हमारे एज टेनेंट्स, एज ओनर्स, एक गर्दन पे तलवार रख दी जाती है कि जी आप 50 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, 1,000 रुपए दीजिए, ताकि तेल डाला जाए जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए। और आपका तो जब कस्टमर आता है, आपके टेनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाते ही आपका रेंटल भी रुक जाता है और आपका कस्टमर भी भाग जाता है। तो मैं समझता हूँ आपका प्रोजेक्ट काफी कामयाब हो गया था, फुटफॉल्स आ रही थी जिसका बेनिफिट बिल्डर को मिला है। सर, हमारे यहाँ डेली बेसिस में 110 लोगों की फुटफॉल आने लग गई थी, बिकॉज वो एक कॉलेज एरिया है। तो एंड हाँ जी। यानी कि प्रोजेक्ट एक तरह से चल गया था आपके फूड कोर्ट की वजह से। तो शुरुआत तो हो गई थी। अच्छा, उसका भी बेनिफिट हुआ होगा बिल्डर को सर, अपनी बिल्डर को इन्वेंट्री तो को उसका डालने काफी के लिए। बेनिफिट हुआ है। बिल्डर को उसका काफी बेनिफिट हुआ है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके अंदर ये हो गई, बिल्डर ने किस तरीके से उस चीज को कैश किया। जो यूनिट्स ऑलरेडी बिकी हुई थी, उन यूनिट्स को भी उन्होंने डबल बेच दिया। अब That's ये 11 सितंबर की मीटिंग की हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, और 7 अगस्त की जो मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा भी कि 5 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं
जो टेक्निकल सेल्स की वजह से टेक्निकल सेल हो गई है, टेक्निकल गलतियों की वजह से एक यूनिट 2 लोगों को दे दी गई है, जिसको वो 4 लोगों को रिजॉल्व भी कर चुके हैं। एंड अभी 11 सितंबर की हमारी मीटिंग में हम लोगों ने एक लिस्ट, बल्कि स्क्रीन पर मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं वो यही है, 34 लोगों की ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर से आप ये देखेंगे 3 लोग यहाँ पर रिजॉल्व भी हो चुके हैं। शायद इसमें से आज 24 तारीख हो चुकी है, कुछ और लोग भी रिजॉल्व हो चुके हों, बट 34 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो कि आज की डेट में एक प्रॉपर्टी 2 लोगों के पास पेपर्स हैं। अब किसी ने अपने पेपर्स वापस नहीं दिए या किसी ने कुछ कम पैसे दे रखे हैं, वो क्लैरिटी हमारे पास इसलिए नहीं है, ना तो बिल्डर ने हमारे को कोई लिस्ट प्रोवाइड करी है, ना तो हमारे पास कोई अप्रूव्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है। ओके, और अब क्या व्यू है बिल्डर का पोजीशन देने के बारे में? सर आज की डेट में बिल्डर कहते हैं, एक तो अग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, और पोजेशन आज की डेट में एक एम्बिगुअस सिचुएशन हो चुकी है, बिकॉज 7 तारीख को उन्होंने बोला था कि हम पोजेशन नहीं देंगे, सिर्फ फिर उन्होंने मीटिंग के अंदर ये बोला कि हम पोजेशन उन लोगों को देंगे जो अग्रीमेंट टू सेल करा लेंगे, और 11 तारीख की मीटिंग में उन्होंने फिर से ये चीज मेंशन करी, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं जी हम गलेरिया और ग्राउंड फ्लोर पे दे देंगे। तो अभी ऐसा कोई स्टैंड है ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये तक बोला कि 23,000 स्क्वायर फीट उन्होंने किसी और कंपनी को रेंट आउट किया है, जो कि 8th फ्लोर आई वैली में उन्होंने करा है। अब उन्होंने किस तरीके से रेंट आउट किया, या वो भी कंपनी यही इलेक्ट्रिसिटी के रीजंस फेस करेगी, इसकी तो जानकारी हमें बाद में ही पता चलेगी सर। और जहां तक मुझे याद है वो डिटेल्स वो देने से हिचकिचा रहे थे, एनडीए मांग रहे थे कि तभी शेयर करूंगा मैं ये डिटेल एक छोटे से किराएदार के लिए। बिल्डर हर चीज के लिए एनडीए, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए तो सारे एनडीए, सारे रूल, सारे रेगुलेशन सिर्फ हमारे लिए होते हैं सर, और बिल्डर को हमारी से सारी चीजें चाहिए होती है, बट अपनी कोई चीज नहीं शेयर करते। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से आपका मिसकम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। तो बिल्डर कंफ्यूज है पोजीशन के मामले में, ऐसा कह सकते हैं? सर पोजेशन के मामले में कंफ्यूज है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोई तो एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो कि बिल्डर को स्टॉप कर रही है 12 साल के बाद भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पोजेशन देने से। अच्छा बताइए सर, और बताइए। तो ये डबल सेल्स का मुद्दा हो गया, इसमें आपने कुछ और कहना है या कोई एक सर मैं चाहूंगा कि हम प्रेजेंटेशन के थ्रू जाएं, जिससे आगे आपको सारी डिटेल्स के बारे में पता चले, क्योंकि मैं रिफोकस करना चाहूंगा कि हमारे को एनसीएलटी इस प्रोजेक्ट में क्यों जाना चाहिए। मैं आपको प्रॉपर वैलिड रीजंस दूंगा कि क्यों बिल्डर नहीं चाहता कि उसकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। फ्रैंकली हम भी नहीं चाहते, हम तो कोशिश ये चाहते हैं कि जो बिल्डर ने हमारे को कमिटमेंट्स दी हैं वो पूरी हो जाए सर। तो सर इसमें ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंट होगी कि प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंट होगा, क्योंकि ये डर भी तो बहुत है ना कि भाई आप इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे तो क्या होगा। इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन में बहुत फर्क होता है। ऑलरेडी चेतन जी जो हमारे ग्रुप के लॉयर हैं उन्होंने इस चीज के बारे में खुलासा किया है, और हमारा फ्रैंकली मोटिव ये नहीं है कि इंसॉल्वेंट हो, बट कंपनी यूजुअली इंसॉल्वेंट होती है। कंपनी इंसॉल्वेंट होने का भी तरीका क्या होता है, जो डायरेक्टर्स, जो करंट डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी से हटा दिए जाते हैं, एंड जो कंपनी होती है गवर्नमेंट अपॉइंटेड आईआरपी के थ्रू मैनेज होती है। ऐसा नहीं होता कि सबको सारी एसेट्स बेच दी जाती है, उसे लिक्विडेशन कहते हैं, सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं। आईबीसी के लॉ के बाद आपका ये जो आईआरपी अपॉइंट होता है वो इस कंपनी को चलाता है। तो ये तो बिल्डर के फायदे में होगा ना अगर एनसीएलटी में जाते हैं हम? सर नहीं, बिल्डर के फायदे में नहीं होगा। बिल्डर की मोटिवेशन ही यही होगी कि मैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके दे दूं, वरना ये बिल्डिंग मेरे हाथों से, मेरे कंट्रोल से हट जाएगी। उसके क्या कारण है? मैं बताता हूँ सर, आप ये देखेंगे, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा परवेज जी। तो डबल सेल्स के फ्रंट पे आप ये देखेंगे 34 ऐसी कंफर्म डबल सेल्स हैं जो कि एक यूनिट 2 इन्वेस्टर्स को बेची गई हैं, आउट ऑफ 197 प्रॉपर्टीज जो हमारे साथ अभी तक लिस्ट हुई हैं। 17% बन जाता है ये टोटल सेल्स का। अगर हम आईआरपी में चले जाते हैं और ये इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं एनसीएलटी के अंदर, तो आईआरपी एक्चुअली हेल्प करेगा आपको
क्योंकि जैसे एक यूनिट फॉर एग्जांपल परवेज जी और मेरे को, साहिल गुप्ता को दे दी गई है, तो आईआरपी उसके अंदर डिसाइड करेगा, जो आपकी पहली यूनिट आई हुई है, जिसने पहली यूनिट ले रखी है, उसको वो यूनिट देगा, और दूसरा जो बंदा है उसको एक क्लेम फॉर्म देगा कि हाँ जी आपने भी इसकी यूनिट रजिस्टर करी थी, एंड ऑटोमेटिकली आपको ये बता देगा कि ये डबल सेल्स में है, आप जाके उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कोई भी मॉनिटोरियम जो एनसीएलटी का आता है, उस केस के अंदर कोई भी क्रिमिनल फाइलिंग्स डायरेक्टर्स के अगेंस्ट नहीं रुक सकती। वो मॉनिटोरियम किसी भी क्रिमिनल फाइलिंग को नहीं रोकता है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो हरिंदर जी, राजू वर्मा जी वर्धमान एस्टेट को इंसॉल्वेंट होने नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने डबल सेल्स कर रखी है, उन्हें पता है कि उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तब भी आएंगी अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी उनके पर्सनल एसेट अटैच हो जाएंगे अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है बिल्डर के लिए कि वो एनसीएलटी में ना जाए। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट? दूसरी चीज आती है सर, स्टेटस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप देखेंगे, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि कितना कंस्ट्रक्शन, कितना सिविल स्ट्रक्चर, कितनी चीजें हो रखी हैं, तो मैं आपको उसी का उदाहरण दे रहा हूं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस चीज को कम कर देता हूँ। हाँ जी, आईटी स्पेस की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आना, जो पार्शियल कंप्लीशन इन्होंने अप्लाई करा है वो आईटी स्पेस और गलेरिया के लिए करा है, ओके, कमर्शियल शॉप्स। और उसके अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आना है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आना है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, आपकी सारी जो बेसिक अमेनिटीज होती हैं वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आते ही आप, अथॉरिटी भी ये बोलती है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पे कि आपकी बिल्डिंग फिट है फॉर ऑक्यूपाई। ओके, तो आप देखेंगे कि आईटी स्पेस, गलेरिया, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाइड है, वो 95% में है। मेट्रोपोलिस के जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज एट 85। होटल जो है वो ऑलरेडी पोजेशन दे दिया गया है अगेन, और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ या नहीं है उसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। एंड वैदिक स्वीट्स 5% पे है, जिसकी बिल्डिंग का अभी तक सिविल स्ट्रक्चर भी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ एक फ्लोर, एक ढांचा उसका बना हुआ है। तो आप ये, हाँ जी परवेज जी, जब आप कहते हैं 95%, 85%, ये पूरी तरह से फिनिशिंग इंक्लूडेड है या सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? सर इसके अंदर फायर एनओसी, अकॉर्डिंग टू द बिल्डर क्लेम्स दैट फायर एनओसी हैज बीन रिसीव्ड। फायर एनओसी कंप्लीशन की ही सर्टिफिकेट का ही नॉर्म्स है, आप देखेंगे फायर सेफ्टी एनओसी यहाँ लिखा हुआ है, और उसके अलावा ग्राउंड वाटर एनओसी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनओसी होती है एनपीसीएल से। ये सारी एनओसीज बिल्डर को जमा करनी पड़ती है अथॉरिटी में टू गेट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो अगर फायर एनओसी नहीं कंप्लीट हुई तो वो पार्शियल कंप्लीशन वैसे ही नहीं पास होगा। उसके अलावा भी एयरपोर्ट एनओसीज होती हैं, पोल्यूशन की एनओसीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी एनओसीज होती है जिसके बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आ सकता। हमारे को ये अपडेट है कि आईटी स्पेस, गलेरिया, मेट्रोपोलिस होटल में सब में फायर फाइटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से फायर एनओसी आई है, और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल और वाटर का काम अभी पेंडिंग है। तो फायर एनओसी का सर्टिफिकेट देख लिया होगा ना, उन्होंने दिया होगा? सर दिया है, हम लोगों ने बहुत बारी मांगा है, हमारे पास एज अ डॉक्यूमेंट नहीं आया है अभी तक। आज 24 तारीख है, हम लोगों ने लास्ट ईमेल उनको 22 तारीख को भी करा था कि वो डॉक्यूमेंट्स सेंड करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बताइए जी। तो अब आप ये देखेंगे कि क्योंकि लैंड, इसके अंदर एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, लेटेस्ट नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी को चाहिए होता है लैंड का, वो भी इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ डालना पड़ता है। आप ये देखेंगे कि अगर लैंड पेड है या बहुत बहुत कम बैलेंस उसके अंदर है, और सिविल स्ट्रक्चर, फिनिशिंग स्ट्रक्चर, सर्विसेज बिल्डिंग में कंप्लीट है पार्शियल ओसी के लिए, तो उसके ऊपर प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है जगह अगर आप एनसीएलटी में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 90-95% काम कर लिया है। अब बनी बनाई बिल्डिंग को जिसके अंदर से उन्हें मेंटेनेंस आनी है, प्रेशर बिल्डर के ऊपर आ जाता है कि वो डिलीवर करे, वो ओसी और सीसी लाए। अब उसके वो किस एंड से वो नहीं कर रहा, वो दैट इज हिज ओनस। मतलब आप एज एन अलॉटी, आज हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता है कि बिल्डर ने 12 साल से डिलीवर नहीं करा, लेकिन अब वो प्रेशर बिल्डर के ऊपर आ जाएगा कि उसको टू अवॉइड इंसॉल्वेंसी उसे ये बिल्डिंग पार्शियल कंप्लीशन
विद ओसी देनी ही पड़ेगी। अगेन मैं फिर से इसमें रिइटरेट करना चाहूंगा, हमारा टारगेट बिल्डर को इंसॉल्वेंट करने का नहीं है, हमारा टारगेट बहुत सिंपल है, अपनी बिल्डिंग्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना और उसकी जितनी भी कमिटमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर डिलीवर होना। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? दूसरी चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसके लिए थोड़ा सा हमारे को और रिसर्च करनी पड़ी, वर्धमान एस्टेट एंड डेवलपर्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है बिल्डर के लिए। आप देखेंगे ये जो आपकी स्क्रीन पे ये जो सारी बैलेंस शीट्स हैं, ये 2017, 18, 19, 20 की बैलेंस शीट्स हैं। इसके ये आपको एमसीए पे मिल जाएंगी, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं डेटा को। और आप ये देखेंगे कि ट्रेड पेबल्स, आप ये देखा, आप ये नोटिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, 30 करोड़ रुपए 2017 में इसके पास ट्रेड पेबल्स में आए थे, जो कि इसके करंट लाइबिलिटीज में आ गए। 2018 में ये करंट लाइबिलिटीज कम हुई, ठीक है जी। उसके बाद 2019 में ये फिर से बढ़ के 35 करोड़ रुपए पे आ गए। ट्रेड पेबल क्या है? ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, मैं आपको जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूं ये फिगर्स। 2020 में 67 करोड़ रुपीस, 35 करोड़ से 67 करोड़ रुपीस ये करंट लाइबिलिटीज में बढ़ गया। ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो बढ़ गई, मैं आपको आगे आगे अभी दिखाता हूं। ये देखिए, इसका सेक्शन नंबर 5 है, और इस सेक्शन नंबर 5 पे अगर हम आगे वाली स्लाइड पे देखें तो ये ट्रेड पेबल्स लिखा है सर, नोट 5। इस नोट 5 में बुकिंग्स की जो कैटेगरी है 2019 और 2020 के अंदर, जो आप मान के चलिए 35 करोड़ और जो 67 करोड़ रुपीस के जो बीच में डिफरेंस आया है, जो मेन डिफरेंस है वो ये है, अगर आप देखें, विच इज बुकिंग्स। यानी कि ये पैसा आया उनके पास, ये पैसा उनके पास आया है। ओके, ठीक है सर। इसके अंदर से कंसिडर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो इनको बिल्डिंग बनाने का जो इनका रेवेन्यू था वो माइनस हुआ है, 8 करोड़ रुपए कुछ माइनस हुए हैं, एंड 63 करोड़ रुपीस इन टोटल आया है, जिसकी वजह से, बुकिंग्स की वजह से आप ये देखिए 2019 और 2020 के फेज में उनके पास मैक्सिमम पैसा आया है। ओके, और उन्होंने क्या काम करा है उसके फ्रंट पे आपके सामने है। उसके अलावा अगर आप करंट लाइबिलिटीज देखेंगे, अगेन ब्लू में ये सारा कंपैरिजन है करंट लाइबिलिटीज का। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए 49 करोड़ रुपीस की अमाउंट थी आपके 2017 में, एंड 2018 में ये 49 करोड़ रुपीस से 64 करोड़ रुपीस हो गई। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब इसके अंदर से कंपनी ने किसको लोन, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, दैट इज कंसिडर्ड एन एसेट, कि कंपनी पैसा निकाला गया कंपनी से। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। पैसा निकाला गया है कंपनी से। 64 करोड़ रुपए यहाँ हो गया, 71 करोड़ रुपए 2020-19 में आ गया, 71 करोड़ रुपए, और वही चीज फिर से 82 करोड़ रुपए 2020 में आ गया। 82 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आता है, और जो कि ये सेक्शन नंबर 13 है, जो कि हमने आगे इसको और एक्सप्लोर करा है। आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर रिलेटेड एसोसिएट्स कंसर्न्स, ठीक है, जो इसकी रिलेटेड फर्म है, उसके अंदर 62 करोड़ रुपया दिया है। एंड 2020 में ही 9 करोड़ रुपए बिल्डर ने अपने पर्सनल उसके अंदर डायरेक्टर्स को दिए हैं। लगभग 9.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं मुझे तो। 9 करोड़ 84 लाख, हाँ जी। ये बिल्डर अच्छा, ने अपने आप को और अपने करीबियों की कंपनियों को पैसा निकाल के दे दिया है सर, अपने करीबियों को दिया है। इसकी डिटेल हमारे को तब भी डिटेल में जाना पड़ेगा। आप मान के चलिए जो इनके और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये एसोसिएट फर्म्स कहते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उनको ये पैसा शिफ्ट किया गया है, शायद लैंड खरीदी है, शायद और कोई ऑपरेशन करा है, लेकिन पैसा यहां से निकालकर वर्धमान एस्टेट से लिखा तो है ना लोन्स एंड एडवांसेस, तो कंस्ट्रक्शन वालों को भी दिया होगा उन्होंने। ये एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि हमने किसी रिलेटेड कंसर्न को पैसा दिया और उससे वो आएगा हमारे पास, दैट इज व्हाई इट इज एन एसेट। हम उससे वो पैसा वापस ले सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज एन एसेट। ये मोटी बात है कि पैसा निकाल लिया प्रोजेक्ट में। जी सर। और इन्होंने लोगों की फिर इस दरमियान में पेमेंट्स जो ड्यू थी वो कर रहे थे कि वो ऑनर कर रहे थे कि नहीं कर रहे? 2015 से मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की अश्योर्ड रिटर्न नहीं दी गई है। अश्योर्ड रिटर्न 2015 से नहीं दी गई है, एंड यहां पर अपने रिलेटेड कंसर्न्स को पैसे दिए जा रहे हैं।
ओके सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोलझाल है। डेफिनेटली फोरेंसिक ऑडिट में ये सारी चीजों की हमारे को खुलासा हो सकता है। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से हमारे को एनसीएलटी में जाना चाहिए। एंड बिल्डर भी नहीं चाहता कि ये सारी चीजें खुले, बट ये सारी चीजें एमसीए पे अवेलेबल हैं। इनके बैलेंस शीट्स, एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म को अपनी बैलेंस शीट डालनी पड़ती है और वो कभी भी अपनी बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकती। इस सितंबर के एंड में, क्योंकि 2021 वाली बैलेंस शीट इस सितंबर के एंड में आएगी, तो हम उसके ऊपर और इवैल्यूएशन करेंगे। तो एनसीएलटी में फोरेंसिक ऑडिट होगा, आप ये कह रहे हैं? सर एनसीएलटी में जैसी आईआरपी अपॉइंट होता है, डेफिनेटली कंपनी के अंदर एक फोरेंसिक ऑडिट का वो प्रोविजन आता है। उसके लिए सीओसी को वोट करना पड़ता है। आप फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा पैसा कहाँ आया और कहाँ गया। ये बात बिल्डर नहीं चाहेगा? डेफिनेटली नहीं चाहेगा सर, डेफिनेटली नहीं चाहेगा सर। बिल्डर, मैं अगेन फिर बोलता हूँ, फोरेंसिक ऑडिट तो स्टेज नंबर 4 हो गई। स्टेज 1 इंसॉल्वेंसी नहीं चाहेगा सर। दैट इज व्हाट वी आर काउंटिंग ऑन। आपको आगे दिखाता हूं सर, शेयर होल्डिंग ऑफ वर्धमान एस्टेट इन डिफरेंट कंपनीज। इसके अंदर और मल्टीपल कंपनीज हैं जो कि वर्धमान एस्टेट को स्ट्रॉन्ग करती हैं। वर्धमान एस्टेट के अंदर रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड है जो इनकी सब्सिडियरी है, जिसके 70% शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं। प्लैटिनम स्वीट्स जो कि इनकी कंपनी है, अगेन सब्सिडियरी है, जिसके 100% शेयर्स वर्धमान एस्टेट ओन करता है। इसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये वही प्रोजेक्ट है जो आपका अल्फा स्क्वायर का प्रोजेक्ट है, जिसका इन्होंने सिन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर का प्रोजेक्ट 50% ओनरशिप वर्धमान की एस्टेट एंड डेवलपर्स की वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स में है, जिसके अंदर ये लीड मेंबर है कंसोर्टियम का, एज पर द ग्रेटर नोएडा लीज। यस, वो मैं आपको आगे लीज की कॉपी दिखाऊंगा। उसके अलावा वर्धमान इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसका गामा का प्रोजेक्ट है, उसकी भी लैंड में 40% शेयर है। एंड अगर इसके साथ में आप ये देखेंगे, 40% के साथ में लिखा है एसोसिएट। क्या ये वही रिलेटेड एसोसिएट कंसर्न्स हैं? ओके, तो ये पैसा, हमारा पैसा जो कि प्रोजेक्ट में जाना चाहिए था, कंप्लीशन करना चाहिए था, वो उन्होंने दूसरे एसेट्स को खरीदने में लगा दिया, जो कि एक तरह से वायलेशन है ट्रस्ट का भी और शायद कानून का भी। रेरा के नॉर्म्स का वायलेशन तो है ही सर, लेकिन अब हम एक तरीके लिए बेनिफिट दे देते हैं। हालांकि 2020 में भी ये पैसा साइफन ऑफ हो रहा है, 2019 में भी हो रहा है, 2017 में भी हो रहा है, ये इनकम बढ़ी जा रही है। रेरा आया था 2016 में और ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। तो अगेन मेरे हिसाब से ये रेरा का वायलेशन है। थोड़ा सा इसके अंदर डीप स्टडी की बहुत जरूरत है, जो कि बिल्डर नहीं चाहेगा सर। ओके, और बताइए सर। तो अब आपको ये पता चलता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी वर्धमान एस्टेट एक ऐसी कंपनी है जो कि शेयर होल्डर है आपके अल्फा स्क्वायर प्रोजेक्ट में भी और रॉयल वॉकवे में भी। और रॉयल वॉकवे जो जेवी हो रखी है विधि बिल्डर्स के साथ, उसके अंदर अभी भी माल सेल हो रहा है। इसका मतलब इनका अभी भी पैसा आना बाकी है, पूरी सेल्स नहीं होंगी। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं सेफली कि कहीं ना कहीं बिल्डर को भी ये बात पता है और कहीं ना कहीं विधि वालों को भी ये बात पता है, और कहीं ना कहीं वो एसेट खड़ा हो जाएगा अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं वर्धमान का। तो काफी वैल्यू है इस कंपनी में, ये पॉइंट आप जो बता रहे हैं, इससे तो यह साबित होता है कि काफी 100% सर, 100% काफी वैल्यू है इस कंपनी में। एंड मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि द बिल्डर एटलीस्ट कैन नॉट अफोर्ड। आज तक बिल्डर के ऊपर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं था 12 साल में कि बिल्डर को टाइमली डिलीवर करना है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, एज अ ग्रुप यूनाइटेड नहीं थे। आज तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पे बिल्डर को डर लगे कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करे, और ये वो पॉइंट हो सकता है एनसीएलटी का। ओके, आगे चलिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी बोला था, लीज डीड में ये लिखा है वर्धमान एस्टेट एंड डेवलपर्स। जब ये लीज बनी थी तो उसके अंदर 80% शेयर होल्डिंग एज ए लीड मेंबर वर्धमान एस्टेट एंड डेवलपर्स की थी। और वर्धमान एस्टेट एंड डेवलपर्स का shall remain the lead member of the special purpose company. However, the special purpose company will be allowed to transfer and sell up to 49%, मतलब 51% शेयर स्पेशल
पर्पस कंपनी के रहेंगे जब तक वो एक फेज ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते। मतलब पहला ऑक्यूपेंसी आने के बाद हमारे पास ये मौका नहीं रहेगा कि वर्धमान एस्टेट जो तोता है एक तरीके का, उसको वापस कैप्चर करा जाए। 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग आज की डेट में वर्धमान एस्टेट के अंदर ही रिमेन रहेगी जब तक ये फर्स्ट फेज लिखा है यहाँ पे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट occupancy completion certificate of at least one phase of the project is obtained by the lessor। ये ग्रेटर नोएडा और वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स अल्फा स्क्वायर की लीज डीड का ये डॉक्यूमेंट है जो कि रेरा के ऊपर अपलोडेड है। आप कोई भी बंदा इसको चेक कर सकता है, कोई भी बंदा इस चीज को देख सकता है, इट्स पब्लिक। ओके, ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि वर्धमान एस्टेट लीगली 51% का ओनर है अल्फा के अंदर, और जब तक फर्स्ट फेज का ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता तब तक वो अपना 51% स्टेक डाइल्यूट नहीं कर सकता सर। ठीक है, ठीक है सर। उसके अलावा अब आप एक लैंड ड्यूज पे जाइए, लैंड ड्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट। हालांकि 7 तारीख की मीटिंग में और 11 तारीख की मीटिंग में वर्धमान ने बहुत कन्विक्शन के साथ ये बोला कि 100 रुपए भी नहीं है ड्यू वर्धमान आई वैली की लैंड पे। 26 जुलाई का ये लेटर है जो कि अथॉरिटी से निकला है, अथॉरिटी से प्रिंट आउट निकला है इसका, जिसके अंदर 4 करोड़ 56 लाख रुपए इनके ड्यू है। अब मैं इसके अंदर डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं। अगर हम वापस जाएं अपने बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में ये अदर करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर 6 में लैंड कॉस्ट पेबल 2020 तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए यहां लिखा हुआ है। अब ये कौन से लैंड ड्यूज हैं? क्या ये आई वैली के लैंड ड्यूज हैं? ये हर 2019 में भी ड्यू था और ये आज की डेट में 2020 में भी ड्यू है। हो सकता है ये किसी और चीज के लैंड के ड्यूज हो, बट मेरे को जहां तक लग रहा है हो सकता है ये इसी आई वैली प्रोजेक्ट के लैंड के ड्यूज हो, जो कि बिल्डर ये डिनाई करता है कि अभी 100 रुपए भी उनके कोई ड्यूज नहीं है। हो सकता है 2021 के बैलेंस शीट में ये जीरो हो जाए। उन्होंने कोई सबूत तो दिखाया होगा ना पेमेंट का? सर ऐसा तो है, आपके 2020 की तो बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं ड्यूज, तो कुछ तो ड्यूज का उन्होंने पेमेंट का सबूत दिखा दिया होगा अगर वो कह रहे हैं कि 100 रुपए भी नहीं है। सर कोई भी ऐसा नो ड्यूज लेटर उन्होंने हमारे को नहीं कहा है। हालांकि हमने रिक्वेस्ट बहुत बारी करी है। उन्होंने हमारे को एक रिटन एजेंडा टास्क फोर्स की टीम मेंबर्स को एक रिटन डॉक्यूमेंट दिखाया था और उन्होंने कहा था ये नो ड्यूज है, बट वो ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। एंड पेंडेंसी लेटर में भी नो ड्यूज थ्रू द इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट, आई थिंक इट वाज पॉइंट नंबर 11 ऑन द पेंडेंसी लेटर, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उनको नो ड्यूज डालना पड़ेगा। पेंडेंसी लेटर क्या चीज है? पेंडेंसी लेटर एक वो लेटर था सर जिसको इन्होंने हमारे को दिया नहीं था, एक आरटीआई के थ्रू हमारे एक इन्वेस्टर ने वो निकलवाया था और उसके अंदर 13 पॉइंट्स थे ऐसे जो कि वर्धमान ने कंप्लीट करने थे फॉर द पार्शियल कंप्लीशन अप्लाइड। 14 तारीख की मीटिंग पे उन्होंने जो हमारे को डॉक्यूमेंट दिया था वाया ईमेल, वो यही पॉइंट, इसी लेटर का रिप्लाई था कि हमने इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। वेरी कन्वीनियंटली वर्धमान ने ना तो हमारे को वो लेटर दिया और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स उन्होंने एड्रेस करे उसके अंदर जो बैलेंस पॉइंट्स थे उन्होंने वेरी कन्वीनियंटली हमारे को नहीं बताए। ओके, ठीक है, आप बताइए और कुछ आपका है प्रेजेंटेशन में? सर अब इसके अंदर मेन क्वेश्चन आता है, अब हमारे को ये पता चल गया कि वर्धमान एस्टेट इतनी वैल्यूएबल क्यों है। हमारे को ये पता चल गया क्या मोटिवेशन है कि हरिंदर जी इसके अंदर ओसी और सीसी नहीं ला रहे। हमारे को ये पता चल गया कि इन्होंने हो सकता है साइफरिंग भी करी हो। हम उन्होंने ये भी बता दिया हमारे को कि किस तरीके से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है एंड कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का। अब हम इस पे ये आ जाते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। इन्वेस्टर्स कहते हैं किस तरीके से मैंने ए एंड बी एलिमेंट्स में पैसा दे रखा है, हाउ डू आई हैंडल समथिंग लाइक दैट। बहुत इजी है, आपकी सारी चेक पेपर जो भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में विच इज बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसके अंदर ये चेक करना चाहिए जितनी भी उन्होंने पेमेंट्स करी हैं वर्धमान एस्टेट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने करी होनी चाहिए। सेकेंडली उनको ये चेक करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, जो उनके पास कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, उनके पास ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए।
और उसके अंदर उनका और वर्धमान एस्टेट एंड डेवलपर्स का वो एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेटरी वर्धमान के उन्होंने साइन करा होना चाहिए। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन किसका है, बट इट शुड बी एन ऑफिशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग उस चीज को मिस कर जाते हैं। तीसरी चीज जो उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चेक करना चाहिए कि यूनिट नंबर उनके एग्रीमेंट में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक तो यूनिट नंबर लिखा होना चाहिए। अगर यूनिट नंबर नहीं लिखा है, कोई लेआउट मैप लगा होना चाहिए जो कि उनकी लोकेशन को दर्शाता हो, और उसके ऊपर ऑफिशियल जो भी जिन्होंने भी एग्रीमेंट साइन करा उनके साइन होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वर्धमान को परस्यू करा जाए और वो आपको इस चीज को देगा। उसके बिना भी अगर आपको यूनिट नंबर नहीं भी है तब भी इट इज हाईली रिकमेंडेड आप एनसीएलटी में जाएं, क्योंकि उससे आपको एक नेगोशिएशन पावर मिल जाती है। वर्धमान को ऑटोमेटिकली इस यूनिट को कंफर्म करना पड़ता है। हालांकि एनसीएलटी में वो सारे अपने वो कोशिश करेगा कि 100 लोगों से नीचे आप आए, लेकिन तब भी वो आपको एक जस्टिफिकेशन देगा ऑफिशियली कि क्यों आपका अग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। दूसरी चीज, अगर कोई कैश पेड है, यूजुअली अगर कोई भी कैश पेड होता था, वर्धमान उस चीज को अपने रेट्स में एडजस्ट करता था। जैसे अगर आपने 12,000 रुपए की यूनिट खरीदी तो उन्होंने अगर 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कैश लिया है तो आपकी यूनिट जो बीबीए में लिखी होनी चाहिए वो 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की होगी। अगर आप ये 4 चीजों में चेक मार्क ले आते हैं, आप सेफ हैं। आपके प्रोजेक्ट को कोई, आपके यूनिट को कोई भी नहीं गलत बोल सकता। तो ऑफिशियल आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप एनसीएलटी में जाएं। और अगर आपके पास ये चारों चीजें नहीं है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीएलटी में जाएं, जिससे कि आपको अपने पेपर्स पे क्लैरिटी मिल सके। ओके, आपने केस तो बना दिया एनसीएलटी में जाने के लिए, पर मेरे कुछ डर हैं। अगर मैं एनसीएलटी में करता हूँ आपके साथ ज्वाइन, तो मेरे बिल्डर के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। परवेज जी देखिए, मेरी लास्ट स्लाइड रह गई थी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। बहुत चीजें हैं जिसके अंदर मैनिपुलेशन होती है। वर्धमान अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट सबसे ज्यादा किस चीज का फायदा उठाता है? वो इसी चीज का फायदा उठाता है, आपके डर का, आपके नॉन यूनाइटेड होने का। वो ये चाहता है कि आप इंडिविजुअली उसके ऑफिस आए। इंडिविजुअली जब आप उसके ऑफिस जाते हैं, वो 4 लोग हैं, वो अपने ऑफिस में बुलाता है। फ्रैंकली कोविड का टाइम हो चुका है सर। आज 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 हर बंदे के टाइम की कीमत है। इट इज अ कॉस्ट टू गो टू जनकपुरी, इट इज अ कॉस्ट टू टेक आउट योर टाइम। आप वर्किंग है, 12 साल से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप एक इन्वेस्टमेंट पे स्टक नहीं हो सकते। एंड वो तो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, आप अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, उसे कोई मैटर नहीं करता। वो तो ये भी कह देता है आपको कि आप आज आ गए, मेरे से बिना पूछे आ गए, तो आप चले जाइए, मतलब आप लेट्स रीशेड्यूल अ मीटिंग। उसको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं आती। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश चाहूंगा, आप जिससे भी बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कोई सही है कोई गलत है, आप जिससे भी बात करें मेक श्योर आपको सबसे पहले ये चीज इवैल्यूएट करें कि क्या वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है। अगर आप आई वैली में हैं, क्या आप जिससे बात कर रहे हैं वो आई वैली में इन्वेस्टेड है? ठीक है जी। अगर आप अल्फा में हैं तो क्या बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं वो अल्फा में इन्वेस्टेड है? ठीक है जी। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। और आप ये इस चीज मैं को कैसे वेरीफाई करूंगा? हाउ वुड आई वेरीफाई? आप जिससे भी एडवाइस लेते हैं, किसी से भी बात करते हैं, आपको पता है वो बंदा कौन है। एडवाइस अगर आप किसी की मानेंगे तो नोन बंदे की ही मानेंगे। आपको पता है वो इन्वेस्टेड है या नहीं, उसका मोटिवेशन क्या है, क्या वो बिल्डर का क्लोज है, क्या वो ये चाहता है वो प्रोजेक्ट को अपने पैसे निकालना चाहता है। देखिए हर बंदा ये चाहता है कि मेरे पैसे निकल जाएं और दूसरे के निकले ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि बिल्डिंग बन जाए। पर मेरे ताल्लुकात बिल्डर के साथ तो उससे सर ताल्लुकात तो मैं वर्धमान के साथ 12 साल से डील कर रहा हूं। मैंने उसके ऊपर एक हाई कोर्ट केस भी कर रखा है। देयर इज अ स्टे ऑन द गलेरिया नक्शे, जो अप्रूव नक्शे हैं। आज भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और आज भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। ताल्लुकात तो एक ऐसी चीज है सर जो कि अगर आप किसी को 20 लाख रुपए देकर उससे बात ना करो तो आपके और उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहेंगे। वो आज जीवन अच्छे रहेंगे, चाहे आपने एक बार भी उससे बात नहीं करनी। तो उसके पास आपका पैसा है सर, यू पेड हिम फॉर अ सर्विस व्हिच ही इज नॉट डिलीवर्ड। अब आप उससे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं या अपना पैसा लेना चाहते हैं या अपना प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। पर मुझे बिल्डर जो है
हो सकता है कॉल कर ले, कोई साइड डील बना ले, कुछ इस तरह से बुलाए। पॉसिबल, लेकिन वो साइड डील आपको कब बनाएगा? जब उसको आपसे थ्रेट मिलेगा, जब अब उसको डर डर इस बात का लगेगा कि अगर मैं परवेज जी से साइड डील नहीं करता, या अगर मैं परवेज जी के सारे ग्रीवियंसेस को कंप्लीट नहीं करता, तब तक परवेज जी मेरा बहुत नुकसान कर सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन सर। हम लोग इंसॉल्वेंसी नहीं चाहते, हम वो डर बिठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर बिल्डर बिल्डिंग को बना देता है, ऑटोमेटिकली इंसॉल्वेंसी नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये भी कहता हूं, अगर 8 महीने भी बिल्डर ने हमारे को लटकाना है जैसे वो आज तक लटकाता आया है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस इंसॉल्वेंसी में जाना है। ओनली थिंग इज कि जो गामा की सेल्स होंगी, जो अल्फा की सेल्स होंगी, वो बिल्डर साइफन ऑफ नहीं कर पाएगा, जैसे आपने अभी देखा। मैं ये टाइम नहीं देना चाहता बिल्डर को कि वो पैसा सारा चूस ले इस कंपनियों में से, एंड उसके बाद फिर हम इंसॉल्वेंसी में जाएं और हमारे पास कोई एसेट्स ना हो। मैं तो ये चाहता हूं, प्रायोरिटी मेरी ये है कि बिल्डर जो पैसा आज उसके पास आ रहा है वो अपने घर ना ले जाकर इस बिल्डिंग को बनाए। मैं तो मेरी सोच ये है कि सर आप काम कीजिए, मैं तो जरा साइड में खड़ा होकर थोड़ा सा तमाशा देखूंगा, फिर जब लगेगा कि ये रास्ता कामयाब हो रहा है तो जुड़ जाऊंगा। सर विदाउट 100 पीपल गोइंग इनटू एनसीएलटी, हम सारे ही ये चीज सोच सकते हैं, बट विदाउट गोइंग इनटू एनसीएलटी ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो 100 लोग पहले, 100 200 300 जितने भी लोग एडमिट होंगे एनसीएलटी के अंदर, बिल्डर ट्राई करेगा उन्हें सेटल करने की पहले, क्योंकि वो आपने अभी तक इस्टेब्लिश कर लिया कि वो इंसॉल्वेंसी में क्यों नहीं जाएगा। एग्रीड। बहुत सिंपल है। तो वो क्या कोशिश करेगा, वो सबसे पहले ये कोशिश करेगा मैं सीसीओसी लाकर आई वैली और गलेरिया के इन्वेस्टर्स को इस एनसीएलटी के पछड़े से बाहर निकाल दूं। उसके बाद जो बचे बचाए मेट्रोपोलिस या वैदिक स्वीट्स के कस्टमर्स होंगे, उनको मैं सेटल करूंगा। अगर कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो सबसे पहले यही काम करेगा। तो देयर आर चांसेस, अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स में हैं, आप वैदिक स्वीट्स में हैं, आप अपनी पेनल्टीज, अपने यूनिट, आप सारी चीजें अपनी सेटलमेंट के हिसाब से, अपनी नेगोशिएशन के हिसाब से कर सकते हैं। एंड आई वैली और गलेरिया के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल सकता है विद दिस होल प्रोसेस। अगर मैं एनसीएलटी ज्वाइन करता हूं तो ये एडवांटेज मुझे मिलती है, आप ये कह रहे हैं? 100% सर, 100% ये एडवांटेज आपको मिलती है। आप खुद सोच सकते हैं कि वो इंसॉल्वेंसी में क्यों नहीं जा रहा है। तो आपको पर अब एक दिख बात रहा है। बताइए साहिल जी, आपने कहा 100 इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मैं ज्वाइन कर लेता हूं, पर उनमें से 20 के साथ वो बाद में सेटल कर लेता है, तो फिर मेरे केस का क्या होगा? फिर मुझे और 20 सर, इकट्ठे करने। अगर 100 लोग एडमिट हो जाते हैं, केस एडमिट हो जाता है, अगर 99 लोग भी बैक कर जाते हैं, ये संजीव जी बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं, कोई भी बंदा बैकआउट हो जाता है, 99 के 99 बैकआउट हो जाते हैं, अकेले मिस्टर परवेज बचे रहे पिटीशन के अंदर, तो वो भी कंसिडर्ड 100 होते हैं सर। अगर आफ्टर गेटिंग द केस एडमिटेड, उससे पहले नहीं ना? आफ्टर गेटिंग द केस एडमिटेड सर, after getting the case admitted, after showing the defaults, the builder has to reply. It is not a एक महीने में, ऐसा नहीं है सर कोर्ट बोल देगा कि हाँ जी बिल्डर को बाहर निकालो, ऐसा नहीं होगा। builder will get ample time, investors will get ample time if the builder is performing. What is our intention भैया? अगर बिल्डर हमारे को तो अग्रीमेंट्स अपने लिख के डिफॉल्ट कर चुका है, हमारे को प्रोमिसेस करके डिफॉल्ट कर चुका है, हमारे को ईमेल्स लिखकर डिफॉल्ट कर चुका है, हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिफॉल्ट कर चुका है। मैं चाहता हूं वो कोर्ट में ये चीज लिखे कि मैं 2 3 4 महीने में इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले आऊंगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू से यस, वी गिव यू दैट टाइम, मे बी इवन एन एक्सटेंशन ऑफ अ मंथ और सो, बट आई वांट हिम टू सेटल इन कोर्ट, से इट इन कोर्ट, बिकॉज कोर्ट को कंटेम्प्ट करना, उसके बाद तो सर फिर कुछ बच ही नहीं जाता। और चलिए मान लेते एक बार साहिल जी आपकी बात कीजिए, ये एक तरह से बड़ा क्या कहते हैं, मूल्यवान वैल्यूबल तोता है, ब्राजीलियन तोता है कंपनी बिल्डर के लिए, हरिंदर जी के लिए, कि वो इस कंपनी को हाथ जाने नहीं देंगे, खोने नहीं देंगे, एनसीएलटी में जो भी जाएगा उनके साथ सेटल करेंगे। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, थोड़ा सा तो ये हिचक है कि शायद वो छोड़ ही दें, वो इसको डिसॉल्व होने दे, कंपनी को सर अगर छोड़ दे। डिसॉल्व होने दे कंपनी को, तो फिर तो हमें और जल्दी ये प्रोसेस करना चाहिए। जितने दिन हम नहीं कर रहे इस प्रोसेस को, उतने दिन और टाइम लगेगा इसका रेजोल्यूशन आने पे। अगर हरिंदर जी नहीं करने वाले इस बिल्डिंग को, और कोई और नहीं करने वाला है इस बिल्डिंग को, तो क्या हम अपने फिर से 10-15 साल वेट करते रहेंगे, या हम एक ऐसे प्रोसेस में जाएंगे जो कि हमारे को एक्चुअली में रेजोल्यूशन दिला सके? आज दिस प्रेजेंट मोमेंट, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मैं उम्मीद रखता हूं
कि वर्धमान इस चीज को कंप्लीट करेगा, बिकॉज उसके पास एक फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम है गामा के प्रोजेक्ट की, अल्फा के प्रोजेक्ट की, एक फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसको वो मिस नहीं करना चाहेगा फॉर अ प्रोजेक्ट विच इज 90-95% ऑलरेडी मेड. इट इज बस जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद कोई पाबंदी भी है कि अपनी कंपनी से डायरेक्टर्स लोन भी नहीं ले सकते, वो भी एक जो है मेरे ख्याल से बड़ा मेजर वायलेशन है रूल का. हाँ जी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप डायरेक्टर्स अपने पर्सनली नहीं ले सकते, तो ये चीज एस्टैब्लिश्ड है. दैट इज अ तो वायलेशन. वो तलवार भी खतरनाक है उनके ऊपर जो देखिए, लटकेगी. जितने जितने जैसे जैसे जितने दिन और निकलते जाएंगे, दिस कैन ऑफ वर्म्स विल कीप ओपनिंग, ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी. बिल्डर एक बिजनेसमैन है, वो चीजों को मैक्सिमाइज करता है अपना प्रॉफिट, और वो इस चीजों को इस तरीके से काम करता है, हर बंदा करेगा. बट अब जैसे जैसे हम इस लीगल पछड़े या जैसे जैसे हम चीजों में और जाएंगे, जहां पर हरिंदर जी मैनिपुलेशन कर सकते थे और उन्होंने करी भी है, वो सारी चीजें खत्म होती रहेंगी. एक चीज मैं आपको और बोलूंगा सर, 50 इन्वेस्टर्स को ये चीज आती है, आप स्टूडियो अपार्टमेंट में, स्टूडियो अपार्टमेंट वालों को आईटी शिफ्ट कर रहे हैं, आईटी वाले को गलेरिया शिफ्ट कर रहे हैं, गलेरिया वाले को फिर स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं. एक म्यूजिकल चेयर्स खेला जा रहा है बिल्डर के मेरे साथ. साथ ही खेला गया. आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट. अच्छा, आप बताएं परवेज जी, अपनी कहानी बताएं. मेरे पास गलेरिया में फ्रंट लोकेशन पे शॉप थी. मुझे अच्छा. वही वादे मेरा अशोर्ड रिटर्न रोक दिया गया. मैं परेशान हो गया. 2 साल से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था. मैं इनको मैसेज करता था व्हाट्सएप पे. ऑफिस में नहीं जाता था. हालांकि मेरे घर वाले कहते थे जब तक ऑफिस नहीं जाओगे. मैंने कहा मैं ऑफिस इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि बिल्डर की भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेशन रखे. तो वो गोलमाल रहता था. अच्छा. मैं कंज्यूमर फोरम में गया, पर कंज्यूमर फोरम में मैं कंज्यूमर साबित नहीं कर पाया अपने आप को बिकॉज ऑफ द अश्योर्ड रिटर्न. तो मेरा केस वहां पे एडमिट नहीं हुआ. जी. ये बात उनको पता लग गई थी, बट दे डिड नॉट कॉल मी. उन्होंने मुझे संपर्क नहीं किया. फिर वन फाइन मॉर्निंग वो आ गया, जी आप क्या चाहते हो, आप क्या. मैं तब तक मैं थोड़ा थक चुका था और मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई यहाँ पे इतना पचड़ा है, ये कुछ हो नहीं रहा. तो मेरे दिमाग में हो गया था आई मस्ट मूव माई इन्वेस्टमेंट जहां से मैं जो है पैसिव इनकम आ जाए, कोई किराया आ जाए. तो उसने वो बात सेंस कर ली और उन्होंने कहा कि हम आपको आईटी स्पेस पे शिफ्ट कर देते हैं. yes. और उस शिफ्टिंग में आप जो प्रॉपर्टी रिलीज कर रहे हैं तो आपका शॉर्ट रिटर्न भी हम एडजस्ट कर देंगे, जो स्पेस देंगे. तो मुझे बड़ा टेम्पटिंग लगा. हाँ जी. थोड़े से पैसे भी लुटा दिए और उन्होंने वो पैसे मेरे जो शॉर्ट रिटर्न में एडजस्ट कर दिया है. तो मैं समझता हूँ कि वो जो मेरी दुकान थी जिसकी उन्होंने वही वैल्यू रखी, मगर खुद उन्होंने शायद दूसरे इन्वेस्टर को डबल कीमत में बेच दी. सर आपने दुकान कब ली थी परवेज जी? 2010 में खरीदी थी मैंने. अप्रोक्सीमेटली 7.5, 8, 9. हाँ, लगभग ऐसे. राइट सर. यस. आज की डेट में 9,000 रुपए फुट ग्रेटर नोएडा में दुकान आपको नहीं मिल सकती सर. तो मैं समझता हूँ कम से कम दुगनी हो गई होगी. दुगनी नहीं होगी सर, लेकिन यस, आप मान के चलिए 14-15 हजार रुपए. अगर एक ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो शायद हो सकता है 15 से 17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो. तो मैंने तो खैर सोचा कि चलो जी थोड़ा तो पैसा वापस भी आया और ये बला भी टली और मैं कुछ तो मतलब बट ये क्या था, एक मजबूर सोच का जो था मेरा. स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है. आपका जो लॉकेबल माल था उसको ले लिया गया, उसको मार्केट में बेच भी दिया गया, yes. और आपको एक ऐसी जगह पे डाल दिया गया जहां पर आप पोजेशन, आपने बहुत बारी सुना है कि हम पोजेशन नहीं देंगे, हम बड़ी कंपनी को लगाएंगे, किराया लाएंगे, वीवो आएगा, ओप्पो आएगा, रॉयल ऑर्चिड, स्टेवेल ग्रुप, एडिडास. ये मल्टीपल चीजें हैं जो बिल्डर ने जिस चीज से मैनिपुलेट करा है. एक पूरी लिस्ट है इन सारी चीजों की जिसको वो टेम्प्ट करके लोगों को ये मैं भी उस किराएनामे के चक्कर में आया. और मैं आपसे बताऊं, उन्होंने कहा जी बस किराया, उन्होंने मुझसे वायदा किया था जो नई एग्रीमेंट बनी आईटी स्पेस में जब मुझे शिफ्ट किया कि जी 31 जुलाई 2019 तक वो मुझे कब्जा दे देंगे. और उनका जी वो किरायानामा का काम, किराएदार का काम भी शुरू हो जाएगा तब तक सितंबर अक्टूबर नवंबर में. मैं कॉल करता रहा, मैं कहा आया किराएदार, नहीं वो ये हो गया वो हो गया. तब तक वो मेरी कॉल्स भी ले रहे थे. फिर वो शिफ्ट कर दिया उसको सीधा मार्च 20 के एंड बिल्कुल हो जाएगा. तो बीच में उनकी कॉल आ गई, जी अब आप ऐसे कीजिए, आप अपना जो है ना एग्रीमेंट रजिस्टर करा लीजिए क्योंकि किरायानामा करने के लिए आपके जो दस्तखत हैं उसके पीछे स्ट्रेंथ होगी. मैंने कहा कुछ पैसे लगेंगे कि हाँ जी. मुझे अब ध्यान है, शायद 2-2.5 लाख रुपए बोले गए थे, इतने थे. मैंने कहा ठीक है जी, मैं ये स्टैम्प पेपर खरीद लूं. नहीं जी, आप ही हमारे ऑफिस में देंगे. मैं कहा मैं आपके ऑफिस में दूंगा. हाँ, हमारे सब सेटिंग है, वहाँ पर सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा.
तो मैं एक बार के लिए राजी भी हो गया, पर दिमाग में फिर मेरे आया, मैं कहा जी मैंने फिर सोचा, कोविड का भी शुरू हो गया था उस टाइम पे, फिर मैंने सोचा कि पहले इनका किराएदार आ जाए, बस इतना ही तो होगा ना कि किराएदार के साथ किराया मेरा तब तक नहीं शुरू होगा जब तक मेरे पास एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होगा। मैं उस टाइम करा लूंगा, मैं 10-15 दिन का किराया खो दूंगा, पर मैं तभी करूंगा। तो मैंने अपने आप को वहां पे उनको वो पैसे भेजे नहीं, पर मुझे सर पता चला है। आपको पता ही है जो ये रजिस्ट्री आप बोल रहे हैं, फ्रैंकली दूसरे वीडियो में हमारे बहुत क्लियर है इन्होंने किस तरीके के मैनिपुलेशन उसके अंदर करे हैं। अग्रीमेंट टू सब लीज डीड करा है, सब लीज डीड नहीं करा है। सो सब लीज डीड सिर्फ तभी हो सकता है जब अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उसके अंदर साइन करे, और वो तभी होएगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस बिल्डिंग का आएगा, जिसको अभी बिल्डर ने अप्लाई करा है लेकिन सारी नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करी है। और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो लिखा भी है स्टेट एग्रीमेंट टू सब लीज विद पोजेशन। एक तरह से तो ये जहरीले कागज हो गए ना, जिसके पास भी फुल जहरीले कागज है सर। सारे राइट्स आपके तोड़ दिए गए हैं और बिल्डर ने मैनिपुलेट करा है, रेरा के अग्रीमेंट को मैनिपुलेट कर दिया। अथॉरिटी का जो रजिस्ट्रार अग्रीमेंट, जिसको ये कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रार के अंदर कोई चेंजेस नहीं करे हैं, उसके अंदर भी क्लॉज नंबर 4 को इन्होंने वो करा है, चेंज करा है। तो सर देखिए, उनका इंटेंशन इससे दिखता है। आज हम एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, जब तक अलॉटीज के ऊपर उनके पैसे का प्रेशर है। आज तक वर्धमान हैड नथिंग टू लूज। टुडे ही हैज अ कंपनी व्हिच विल गिव हिम फ्यूचर रेवेन्यूज टू लूज इफ वी गो इनटू एनसीएलटी। दैट इज व्हाई वो अपनी जिंदगी जान लगा रहा है इस ब्राजीलियन तोते के लिए, जान लगा रहा है ताकि आप ये एनसीएलटी। आई होप यू आर राइट। पर साहिल जी, आप बताइए प्रोसेस क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी मैं इंटरेस्टेड हूं तो क्या करना है मुझे? सर सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, किसी भी एजेंडा टास्क फोर्स ऑफिशियल से मिले, या मिस्टर संजीव कुमार हैं, उनका नंबर स्क्रीन पर है 9971989895। आप उनको कांटेक्ट करें and he will guide you to this. And Chaitanya is our lawyer. He has already been designated on the NCLT group. उसको ज्वाइन करें, ऑटोमेटिकली अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए एंड इस चीज में जुड़े, यूनाइट हुए। हमारा, अगेन मैं फिर से रिइटरेट करना चाहूंगा, हमारा टारगेट इंसॉल्वेंसी नहीं है, एक प्रेशर क्रिएट करना, एक तलवार क्रिएट करना, और इवेंचुअली बिल्डर को ये मैसेज देना कि सर आज अगर आप हमारे को नहीं डिलीवर करते अपने प्रोमिसेस में, तो आपका भी उतना ही नुकसान होगा जितना हमारा हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए साहिल जी। हाँ जी सर। मैं अभी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूँ। आपने जिन लॉयर का जिक्र किया, संजीव जी का जिक्र किया, क्या हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरीज भी हैं? मतलब क्या, मतलब सर मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज हैं। अच्छा, मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज हैं जिसके अंदर आप एनसीएलटी के फ्रंट पे काम होता है। संजीव जी खुद ही ग्रैंड वेनिस के अंदर इन्वेस्टेड थे, जिसके अंदर वो एनसीएलटी में गए एंड उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मिला। तो मैं सारे पैसे मिल गए उनको। मैं काउंट कर रहा हूं, मैं इस चीज पे अगेन काउंट कर रहा हूं। हमने इस्टेब्लिश करा इंसॉल्वेंसी क्यों नहीं होएगी, राइट। वी आर होपिंग that the partial completion and the occupancy certificate of the building will be given and I-Valley and Galleria के investors को उनकी प्रॉपर्टियां मिल जाएंगी with the actual sublease deed। मेट्रोपोलिस और वैदिक स्वीट्स के लिए मैंने आपको बोला, जहां पर कोई भी प्रतिक्रिया बिल्डर ने नहीं करी है, डेफिनेटली दे विल गेट एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। This is assuming the fact there is nothing wrong with this building. If there is something very starkly wrong with this building, फिर तो हम वैसे ही we are in a black hole। तो आप फिर ये मान के चलिए, जो 15,000 रुपए हम डाल रहे हैं for to go into NCLT, that is the additional effort and additional money waste। 15,000 किस बात के हैं सर? ये लॉयर्स की फीस है। एक ही बार में देनी है? नहीं सर, 5,000 रुपए आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग देनी है ऑफ द केस। 5,000 रुपीज आपने तब देनी है जब बिल्डर का रिप्लाई आ जाएगा और आपका रीजॉइंडर लगेगा, एंड 5,000 रुपीज आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में देने। देने तो पड़ेंगे 15,000 हर हाल में। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका कोई सेटलमेंट भी होता है, हालांकि लॉयर ने ये सारी चीजें इन फ्रंट ऑफ अबाउट 70-80 पीपल ये बताई थी बात, एंड चैतन्य से आप फिर से कंफर्मेशन कर सकते हैं। बट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी अगर आपका होता है, देन ऑल्सो लॉयर विल चार्ज यू 15,000। हाँ, मुझे याद है उस मीटिंग में, और चैतन्य जी ने काफी सारी अपनी भी खुद की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। जी सर, और रोहतास बिल्डर्स के बारे में बताया था। देखिए सर, अगेन ये सक्सेस स्टोरी इज
ये एक सेम प्रोजेक्ट नहीं है। वर्धमान आई वैली की प्रॉब्लम्स वर्धमान आई वैली की प्रॉब्लम्स हैं। मैं अल्फा स्क्वायर के किसी भी इन्वेस्टर को ये नहीं बोल रहा कि हमारे को एनसीएलटी में जाना चाहिए, बिकॉज अल्फा स्क्वायर के अंदर 95 करोड़ रुपए के ड्यूज हैं लैंड पे। कंस्ट्रक्शन सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर की खड़ी हुई है, जिसके भी 2 फ्लोर्स बाकी हैं। बट आई वैली land is mostly paid, 90-95%, couple of buildings are ready, 85% मेट्रोपोलिस के स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। आप मान के चलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है, जो अलॉटी है, वो ऑलरेडी सिक्योर बैठा है। वर्स कम्स टू वर्स, मतलब अगर ये आईआरपी मतलब बेवकूफी की वजह से आईआरपी भी अगर आ जाता है, देन ऑल्सो हमारे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपनी जेब से 10-10 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट, 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट अ स्टेज विच इज, मैं मान के चलूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम एस्टिमेट कर रहे हैं 200 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट अपनी यूनिट पे लगेंगे, एंड ये पूरी बिल्डिंग फंक्शनल हो सकती है। वो भी शायद ना जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे सुनने में आया है किसी का 129 करोड़ का 9 करोड़ हो गया किसी प्रोजेक्ट में। सर वो लैंड यूज तो वैसे भी अथॉरिटी चेंज कर देती है। पॉइंट है कि अगर ये इसमें पढ़ते हैं तो सरकारी एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती हैं और वो आपको सपोर्ट करती हैं, डेफिनेटली एफआईआर बढ़ा देती है। वो जो इंटरेस्ट ब्याज वगैरह जुड़ा होता है, जैसे एक कोई हैबिटेट का केस है शायद ग्रेटर नोएडा में, या 129 करोड़ के ड्यूज से उनको 9 करोड़ सीधा कर दिया। तो वो सरकार भी चाहती है कि फिर ये प्रोजेक्ट सुलट जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही साहिल जी, म्यूट पर हो गए। हाँ जी, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि हाँ जी, सरकार भी इस चीज को सपोर्ट करती है। डेफिनेटली एक लीगल सिस्टम है। जो भी बंदा ये बोलता है कि एनसीएलटी के अंदर 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस सही है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो आईआरपी के आने के बाद लगते हैं। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि क्यों आईआरपी नहीं आएगा। मैंने तो आपको ये सारे रीजंस दिए कि आईआरपी क्यों नहीं आएगा। जो वो पीरियड है ना 8 महीने का, जिसके अंदर आईआरपी एस्टैब्लिश हो जाता है इस बिल्डिंग में, वो आईआरपी क्यों नहीं आएगा। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूँ। 8 महीने लंबा वक्त है बिल्डर को सब कुछ सुलटाने के लिए, आप ये कह रहे हैं? सर आपका पार्शियल कंप्लीशन ऑलरेडी उन्होंने 13 पॉइंट का पेंडिंग लेटर आया हुआ है, उसके अंदर से मैक्सिमम पॉइंट उन्होंने निपटा दिए हैं। उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए उनको इलेक्ट्रिकल और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। अगर वो ये चीज खड़ी कर देते हैं तो इंसॉल्वेंसी की तो बात ही नहीं आती है, ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पे आ गए। साहिल जी, मैंने 1-2 मीटिंग अटेंड करी है, उसमें एक आध इन्वेस्टर्स ने माइंड में ये तो डाउट डाला ना कि जी और दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो एनसीएलटी में लगे हुए हैं, वहां तो लटके हुए हैं, वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा मुझे घबराहट देता है। सर हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं फिर बोलता हूँ, आई वैली की प्रॉब्लम्स आई वैली में है, अल्फा की प्रॉब्लम्स अल्फा में है, इंडियन हैबिटेट सेंटर की प्रॉब्लम इंडियन हैबिटेट सेंटर में है। मतलब आप एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर ना करें, एक प्रोजेक्ट को उसी की प्रॉब्लम्स, उसी के एडवांटेजेस, उसी की डिसएडवांटेजेस से कंपेयर करें। ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि यहां से पैसा साइफन ऑफ हुआ है, लैंड मोस्टली पेड है। दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, अल्फा स्क्वायर प्रोजेक्ट एज वेल एज रॉयल वॉकवे, जिसके अंदर 50% एंड 40% शेयर होल्डिंग है। सर दीज आर एसेट्स ऑफ द कंपनी। इस रेवेन्यू स्ट्रीम को, ये पर्टिकुलर सिर्फ इस पेज को, इस रेवेन्यू स्ट्रीम को बिल्डर नहीं छोड़ेगा। और शायद प्रोजेक्ट रीजन वाई बिल्डर इतना तड़प रहा है, इतना कांटेक्ट में है, इतना एक्टिव हो चुका है लास्ट के 2-3 महीने में, कि बिकॉज ही नोज व्हाट वी आर टारगेटिंग। वी आर टारगेटिंग हिज कैश काउस, वी आर टारगेटिंग, जैसे हमारे पैसे जाके हम लोग तड़प रहे हैं ना सर 12 साल से। आज बिल्डर को ये दिख रहा है कि अगर वो एनसीएलटी में चला गया, इंसॉल्वेंसी में चला गया, तो उसके कैश काउस को अटैक हो जाएगा एंड वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके। सो आई थिंक परवेज जी, ये सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता है, अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आई वैली के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्लीज संजीव जी को कांटेक्ट करें, हमारे साथ जुड़िए। हमारा प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। इसके बारे में अगर आपको कभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आपके टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप्स पे है। प्लस एक और बात है ना, शायद प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होंगे, जिस वजह से बिल्डर की नियत होगी कि सर मैं फिर बोलता हूं, हम ABCD पहले करेंगे और PQRST बाद में करेंगे, क्योंकि PQRST तो तब आएगा जब ABCD होगी। IRP नहीं आएगा
IRP नहीं आएगा, बिल्डर कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। अगर किसी स्ट्रेंज रीजन से IRP आ गया तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ऑलरेडी उसकी संभावना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इतनी सारी चीजें जानने के बाद अगर IRP इस प्रोजेक्ट में आएगा और रेवेन्यू स्ट्रीम्स उसके अंदर से आपके गामा प्रोजेक्ट में से और अल्फा के प्रोजेक्ट में से नहीं आएंगी, तो सर फिर तो हम ऑलरेडी एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो डूब चुका है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ इट। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू सर, for illuminating all these issues. थैंक यू सो मच प्रगनेश जी।